नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को। यह जीएस का प्रैक्टिस सेट है और आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपके सभी प्रश्न अच्छे से तैयार हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो पूछा जा रहा है कि कब इन्होंने किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को। तो दोस्तों 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। तो कब सौंपा था? तो 4 जुलाई और पूरा डेट क्या है 1943। तो 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है उसे सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में, स्थान का नाम याद रखिएगा, कहाँ पे? सिंगापुर में इन्होंने स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार जिसका नाम है आज़ाद हिंद सरकार, इसका गठन किया था। तो परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार या अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया था। कहाँ पे किया था? तो सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पे यह अस्तित्व में आई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी तत्कालीन मलय में। तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है, ये इसका जो गठन है वो सिंगापुर द्वीप पर किया गया था और सिंगापुर उस समय ब्रिटिश मलय का अंग था। तो कहा जा सकता है कि तत्कालीन मलय में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? प्रधान यानी कि जो मुख्य इसका कार्यालय था वो कहाँ पे स्थित था? तो रंगून में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून। तो पहले तो यह सिंगापुर में इसका प्रधान कार्यालय स्थित था, किंतु बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अगर पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज का जो प्रधान कार्यालय वो कहाँ स्थित था, तो क्या बताएंगे? रंगून में। आगे है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो बताइए यह जो उक्ति है किसकी है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और सिंगापुर में इन्होंने यह कहा था जब अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने कहा था कि बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना बाकी है और आज़ादी को आज हमें अपने शीशफल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। इसके बाद इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे है कि भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को ये जर्मनी पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 3 अप्रैल 1941 को पहुंचे थे और 6 महीने बाद यानी 6 माह बाद ये जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन इन्होंने किया था और यहीं से ये आज़ादी के पर्चे छपवाते थे तथा भाषण भी देते थे। तो बाद में द फ्री इंडियन लीजन यह सेना जो बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही बनाई गई थी। आगे है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे इन्होंने झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में किया। कब किया था? 1943 में किया था। किसके नाम पर? तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी।
और इसके साथ ही साथ अन्य जो ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड भी था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महत्वपूर्ण बताइए कि किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक? तो ये जो कथन है वो रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। आगे है कि जय हिंद किसका नारा था? ये जो जय हिंद प्रसिद्ध नारा है, आज भी बोला जाता है जय हिंद, तो यह किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का नारा दिया था और यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का एक ढंग था, जो नमस्कार करते समय जय हिंद बोला जाता था और वर्तमान समय में यह सारे देश का नारा बन गया है। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो बताइए यह किस तिथि को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। जबकि आज़ाद हिंद फौज सप्ताह के बारे में अगर पूछा जाएगा तो 5 से 11 नवंबर 1945 के बीच में आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आगे है कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया? तो बताइए किसे दिया गया था? तो राशिद अली को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राशिद अली। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो बताइए कि उनकी तरफ से जो वकालत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो सर टीबी सप्रू द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो बताइए कहाँ पे चलाया गया था? तो लाल किला जो कि दिल्ली में है, यहाँ पे चलाया गया था। आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो बताइए कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सीआर दास। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और वहीं अगर पूछा जाएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। अब कैबिनेट मिशन से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। तो जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1945 को ब्रिटेन में इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की थी और भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने 1946 में भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। तो उसी के दौरान कैबिनेट मिशन 1946 को दिल्ली आया था और इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और अन्य 2 सदस्य और थे जिनका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। आगे है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो पैथिक लॉरेंस दिया गया है, ये सही है। और सी में है स्टेफोर्ड क्रिप्स, यह भी सही है। डी है एवी अलेक्जेंडर, ये भी सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है वेवेल, तो वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वेवेल। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? तो बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से भारत कौन आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने ही किया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में भारत पहुंचा था। डेट जरूर याद रखिएगा, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। तो इस मिशन के जो सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर थे। तो इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व
लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। तो बताइए कि वो कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आजाद। वे कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अबुल कलाम आजाद, जो कि 40 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। आगे है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।